यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नॉर्वे की अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो वो आप कैसे पा सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए अगर नॉर्मली आपको सिटीजनशिप चाहिए तो 10 साल की उनकी शर्त है। 10 साल तक आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो 10 साल में से 7 साल जो है वो आपको कंटिन्यूस रेसिडेंटशिप वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। तो 3 साल के जितने दिन होते हैं, आप 365 गुना 3 कर लीजिए, उसके जितने दिन होते हैं उतने दिन तक आप बाहर रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी उनका रूल ये है कि बाहर के देश में भी आप रहेंगे, मान लीजिए आपके पास परमानेंट रेसिडेंट कार्ड है और बाहर के देश में आप रहते हैं, तो फिर आपको जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू 2 महीने से ज़्यादा रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसे कई सारे इनके रूल्स हैं, वो हम आगे चलकर ज़रूर देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर 7 साल का रूल ज़रूर लागू होता है। इसके अलावा भी कुछ उनकी शर्तें हैं। तो अगली शर्त उनकी ये है कि जब आप अप्लाई करेंगे सिटीजनशिप के लिए, तब आपके पास परमानेंट रेसिडेंट कार्ड होना चाहिए और वो तब तक वैलिड होना चाहिए जब तक कि आपके एप्लीकेशन के ऊपर कोई डिसीजन नहीं आ जाता है। इसके अलावा नॉर्वेन कल्चर, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, इस सभी का आपके पास पर्याप्त मात्रा में नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नॉर्वे में रहते हुए ही अप्लाई करना है और ये भी आपको इंटेंट दिखाना पड़ेगा कि एक बार मुझे सिटीजनशिप मिल गई, इसके बाद मुझे नॉर्वे में ही रहना है, मैं कहीं और रीलोकेट नहीं होना चाहता हूँ। इसके अलावा बात आती है फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आपके कुछ हैं तो बेहतर यही होगा कि आप उनको आपके एप्लीकेशन के अंदर ही डिक्लेयर कर दें, क्योंकि होता यह है कि आप अगर उसको डिक्लेयर करेंगे तो उसको एक्सप्लेन करने का हो सकता है कि अथॉरिटीज़ की तरफ से आपको मौका दिया जाए कि भाई क्या केस था, कौन से सर्कमस्टेंसेस में हुआ है, कोर्ट का इसके ऊपर क्या डिसीजन आया हुआ है, या पेनल्टी लगी है क्या, या प्रिजनमेंट हुई है क्या। खैर, अगर प्रिजनमेंट वगैरह होती है, इम्प्रिजनमेंट, तो फिर यह एप्लीकेशन आगे नहीं जाता है। लेकिन अगर छोटा मोटा क्राइम है, सर्कमस्टांसेस कुछ आपके फेवर में है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर उनको ये एक्सप्लेनेशन सही लगा तो वो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। लेकिन क्राइम छोटे से छोटा है लेकिन आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया है और अगर बाद में उनको वो पता चला तो फिर आपने उनके साथ धोखाधड़ी की, इसकी वजह से आपका क्राइम चाहे जितना छोटा हो वो आपका एप्लीकेशन सिरे से रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भला यही होगा कि बता दीजिए, आपको उसको एक्सप्लेन करने का मौका भी दिया जाएगा। अब बात करें यहाँ पर जो लोग मैरिज करके नॉर्वे में जाना चाहते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप पाना चाहते हैं, उनके लिए क्या उन्होंने क्राइटेरिया रखे हैं। तो क्राइटेरिया नंबर 1 ये है कि आपके शादी को 3 साल कंप्लीट हुए होने चाहिए और शादी को 3 साल कंप्लीट होने के साथ ही आप 4 साल तक नॉर्वे के अंदर रहे हुए होने चाहिए। उसके बाद ही आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इवेंचुअली 4 और 3 साथ ही हो गए। ऐसा नहीं है कि शादी को 3 साल हो गए और 1 साल ज़्यादा हमने नॉर्वे के अंदर ही काट लिया तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शादी के 3 साल अलग गिने जाएंगे और नॉर्वे के अंदर रेसिडेंट के 4 साल अलग गिने जाएंगे और ये टोटल मिलाकर के 7 साल होंगे। अगर आप वहाँ पर रहना चाहते हैं तो आपके पास कुछ पास्ट के कम से कम 3 साल के रेसिडेंट परमिट होने चाहिए, जो कि आपने 1-1 साल के लिए हुए होंगे। 6-6 महीने के, 3-3 महीने के परमिट जिनको रिन्यू कराया गया है, ऐसे परमिट वैलिड नहीं माने जाएंगे। इसी के साथ साथ ये जो पहली वाली शर्त थी वो यहाँ पर भी लागू होती है कि जब आपका पार्टनर वहाँ पर अप्लाई करेगा तब उसके पास एक वैलिड रेसिडेंट परमिट होना चाहिए या परमानेंट रेसिडेंट परमिट होना चाहिए, जो कि उस पूरी प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद तक वैलिड हो। यानी कि अगर प्रोसेस में उनका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है तो भी उनको वहाँ पर लीगली रहने का अधिकार ज़रूर प्राप्त होता है, भले ही उनको सिटीजनशिप ना मिले। तो इसकी वजह से ये चीज़ ज़रूरी है। इसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड की जो कंडीशन है वो मैरिज वाले सिचुएशन में भी लागू होती है और इसी के साथ साथ ये भी लागू होता है कि आपको एक बार सिटीजनशिप मिलने के बाद आपको नॉर्वे के अंदर रहने का ही इंटेंट वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। बात करें अगर यहाँ पर 18 साल से कम उम्र वाले व्यक्तियों की, तो उनके लिए उनकी बिहाफ पर ये जो पूरी प्रोसीजर है वो किसी उनको अगर लॉयर की हेल्प मिली है या उनके पेरेंट या गार्डियन की अगर हेल्प मिली है तो ही वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअली अप्लाई नहीं किया जा सकता है। और खैर बच्चों के लिए भी जो है
वो रूल ये है कि 2 साल तक नॉर्वे के अंदर वो रहे हुए होने चाहिए। बाकी के जो पास में उन्होंने परमिट्स लिए हुए हैं रेसिडेंट परमिट, वो कम से कम 1-1 साल के रेसिडेंट परमिट उन्होंने अगर लिए हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ साथ अगर बच्चा 15 साल या उससे ज़्यादा का है और उसका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो भी आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। खैर बच्चों का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड उतना ज़्यादा होता है नहीं, लेकिन अगर इन केस होगा तो वो भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अडल्ट नहीं है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं दिखाया जाएगा, वो ज़रूर दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बच्चा 12 साल से ज़्यादा का है तो फिर उसे अपने पेरेंट या गार्डियन, लीगल गार्डियन को जो है वो अप्लाई करने के लिए खुद का कंसेंट देना पड़ेगा, उसकी सिग्नेचर करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों जो बच्चे 12 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको ये 2 साल वाला जो रूल है कि 2 साल रहने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। 5 साल तक कंटिन्यूअस रेसिडेंशिप आपको दिखानी पड़ती है। तो जो 12 से कम की उम्र वाले हैं उनको 2 साल में भी मिल सकता है, लेकिन जो 12 के ज़्यादा की उम्र वाले हैं उनको 5 साल तक वहाँ पर रेसिडेंशिप दिखानी पड़ती है। बात करें अगर यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप की, तो नॉर्वे जो है उसने अभी अभी ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ ज़रूर कर दिया है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी होम कंट्री ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ करती है क्या। तो इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं की जाती है। तो ऐसे भी अगर आपने नॉर्वे की सिटीजनशिप ले ली तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो रिनाउंस करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मल अडल्ट्स जो हैं उनको यहाँ पर नॉर्वेन सिटीजनशिप टेस्ट भी लेनी पड़ती है। जो कोई भी व्यक्ति 18 साल से लेकर के 67 साल के बीच में है उन सभी को ये टेस्ट कंपलसरी है। 18 साल के कम उम्र वाले किसी भी व्यक्ति को ये देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही 67 उम्र के ज़्यादा के किसी व्यक्ति को ये देने की ज़रूरत है। लेकिन इस ब्रैकेट में आने वाले हर एक व्यक्ति को ये कंपलसरी है। इसके अंदर जो है वो नॉर्वे की जो कस्टम्स हैं, वहाँ के रिचुअल्स हैं, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है, लैंग्वेज क्या है, इस सभी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। और ये जो टेस्ट है वो नॉर्वे की ही लैंग्वेज में ली जाती है। तो बाकायदा आपको नॉर्वेन लैंग्वेज के अंदर भी प्रोफिशिएंसी हासिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो टेस्ट लेने वाला आदमी है उसको सोशल साइंसेस के या सोशल स्टडीज़ के लेसन्स भी लेने पड़ते हैं। तो आपकी कौन से टाइप की सिटीजनशिप है और कौन से टाइप के अंडर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से उसके लेसन्स भी आपको लेने पड़ते हैं। तो मैक्सिमम 300 आवर्स ऑफ लेसन्स जो है वो आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं और उसके बाद आप टेस्ट देते हैं। तो कुछ कुछ मामलों में ये आवर्स जो है वो कम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये लेसन्स जो है और लेसन्स के आवर्स जो है वो आपने पहले ही कंप्लीट किए हैं और आपने आपकी परमानेंट रेसिडेंशिप के वक्त ही एग्ज़ाम दे दी है, तो फिर सिटीजनशिप के वक्त ये बाद में दोबारा फिर से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करें कि यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन में आपको अप्लाई करना पड़ता है। ये सारी प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन शुरू होती है। एक ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ता है और एक बार आपने फॉर्म भर दिया फिर वहाँ की अथॉरिटीज़ ही आपको बताती है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है वो भी पे करनी पड़ती है और जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताई गई हैं वो कलेक्ट करके आपका जो नज़दीकी लोकल पुलिस स्टेशन है, सर्विसेज फॉर इमिग्रेशन, वहाँ पर जा करके इसको दे देना है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो सबसे अव्वल तो आपका पासपोर्ट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप यहाँ पर मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट या पार्टनरशिप सर्टिफिकेट लगेगा। इसी के साथ साथ आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस भी यहाँ पर लगने वाला है। इसके लिए जो है वो आप आपके पासपोर्ट की जो पेजेस हैं उनकी कॉपी जोड़ सकते हैं, जिसके ऊपर ये स्टैम्प लगे हुए होते हैं कि आपने नॉर्वे के अंदर कब एंटर किया था और कब आप नॉर्वे से बाहर गए हुए हैं। इसके अलावा आप लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर आप जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो भी वहाँ पर दिखा सकते हैं, जिससे कि ये साबित होगा कि आप कितने समय तक नॉर्वे के अंदर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको टैक्स एप्लीकेबल है तो जितने समय तक आप यहाँ पर नॉर्वे में रहे हैं आप ऑब्वियसली टैक्स भरेंगे, तो उसकी रिसीट्स भी दिखा सकते हैं, जिससे कि उतना पीरियड आपका वहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। इस बात का प्रूफ दिखाना पड़ता है कि सोशल स्टडीज़ के लेसन आवर आपने कंप्लीट किए हुए हैं और सिटीजनशिप जो है वो आपने पास की हुई है। इस सभी के प्रूफ जो है वो आपको वहाँ पर सबमिट करने पड़ते हैं।
बात करें अगर ये सिटीजनशिप मिलने के लिए कितना समय लगता है, यानी कि 1 साल का जो है वो पूरा समय यहाँ पर लगने वाला है। तो ये काउंटडाउन तब शुरू होता है जब आप एक्चुअली आपके डॉक्यूमेंट्स आपके लोकल पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। एक बार उनके पास डॉक्यूमेंट आ गए उसके बाद फिर वो प्रोसेस होते हैं। अब इस प्रोसेस में समय भी लग सकता है अगर आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे जाए। अब ये एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो आपको आपने जो यूडीआई की वेबसाइट के ऊपर, उनकी भी यूडीआई की ही वेबसाइट है, तो उसके वेबसाइट के ऊपर आपने जो अकाउंट बना रखा है उसके ऊपर नोटिफिकेशन भेजा जाएगा कि कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर उसको आप देंगे, फिर उसकी स्क्रूटिनी होगी और फिर आपको सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी। तो इसमें थोड़ा बहुत समय ज़रूर लग सकता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की इसकी जो है वो पूरी प्रोसीजर कैरी आउट की जाती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।